हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर, जिसका एक और नाम आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज इस अध्याय से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स है, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो अधिकतर आपसे हल हो जाएंगे इस वीडियो को समझने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इतिहास का दूसरा अध्याय है राजा, किसान और नगर। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो दूसरी सभ्यता अस्तित्व में आई उसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो तो नगरीय सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता का काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। और वैदिक सभ्यता की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि वैदिक सभ्यता को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये जो समय है ये उत्तर वैदिक काल का समय था। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में जो 3 और वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना हुई। यानी कि कुल मिलाकर के वेद जो है वो कितने हैं? तो 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो वैदिक काल में हुई, और जो अन्य 3 वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की जो रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई। अब चलिए महाजनपद को समझते हैं कि महाजनपद क्या होता है। तब महाजनपद को समझने से पहले हमें एक चीज समझ लेना है, जनपद क्या होता है। तो जनपद 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जन प्लस पद। जन का मतलब लोग होता है और पद का मतलब पांव होता है। तो जहाँ पर लोग अपना पांव रखते हैं, जहाँ लोग अपना पांव रखने के बाद और वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनपद। तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, और जहाँ लोग घर बना करके और रहने लगते हैं, और यही लोग जब बहुत बड़े क्षेत्र में जब फैल जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। तो चलिए अब महाजनपद को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाजनपद किसे कहते हैं? तो उत्तर वैदिक काल, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ, राज्य बनना चालू हुआ, तो वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में वो बदल गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। तो महाजनपद उत्तर वैदिक काल में जो राज्य का उदय का प्रक्रिया शुरू होता है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते वे बड़े राज्य में बदल जाता है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो महाजनपद की संख्या है वो 16 है। तो महाजनपद की संख्या कितना है? 16 है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि महाजनपद की संख्या कितना है? तो 16 है महाजनपद की संख्या। और वो 16 कौन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में काशी है,
कौशल है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मत्स्य है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है और कंबोज है। ये जो गांधार जो है इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जहाँ शिक्षा का केंद्र था और ये पाकिस्तान में पड़ता है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा कि तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और तक्षशिला, गांधार की राजधानी कौन थी? तो तक्षशिला थी और ये शिक्षा का केंद्र था। और इन सभी जो 16 महाजनपद हैं, उन सभी महाजनपद में जो हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था, जो वर्तमान में ये बिहार का इलाका जो था वो मगध कहलाता था। इन महाजनपदों में जो 2 महाजनपद था वज्जी और मल्ल, ये दोनों गणराज्य थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वज्जी और मल्ल कैसे महाजनपद थे? तो गणराज्य थे। शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इन महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध महाजनपद था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद था। और महाजनपद की जो संख्या थी वो कितना था? तो 16 महाजनपद था प्यारे बच्चों। अब महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वीरद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वीरद्रथ थे। इस वंश के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है, अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। प्यारे बच्चों, मगध पर जो शासन करने वाले जो राजा थे जिसका नाम था वीरद्रथ, ये वीरद्रथ जो था वो मगध महाजनपद का सबसे पहला राजा था राज करने वाला। लेकिन इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है, न के बराबर है। इसीलिए जो पहला ऐतिहासिक वंश जो माना जाता है वो हर्यक वंश को माना जाता है, जिसने मगध पर पहला शासन किया था। अब देखते हैं कि मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने राज किया। तो मगध महाजनपद में कुल 7 वंशों ने शासन किया, जो इस प्रकार था। और इन 7 जो वंश ने जो मगध पर शासन किया उसका नाम याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का याद रख सकते हैं, हसीन मासुका का साथ। तो ह से आपका हो जाता है हर्यक वंश, सी से आपका हो जाता है शिशुनाग वंश, और न से हो जाता है नंद वंश, म से हो जाता है मौर्य वंश, सु से हो जाता है आपका शुंग वंश, का से हो जाता है कनव वंश, और सात से हो जाता है सातवाहन वंश। तो ये आपका जो है ये 7 वंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। तो एक एक करके बारे में सभी के बारे में हमें लाइन से पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाले जो राजा थे उन सभी के नाम आपको अच्छे से याद हो जाए। उनके काम को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न न छूटे। तो चलिए एक एक करके सभी वंशों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाला जो पहला जो वंश था वो था प्यारे बच्चों हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। और ये बिंबिसार जो है प्यारे बच्चों वो बुद्ध के समकालीन राजा था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार था। बिंबिसार किसके समकालीन राजा था? तो बुद्ध के समकालीन। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के समकालीन राजा कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार ही जो था वो हर्यक वंश के संस्थापक था।
इसने जो मगध पर जो शासन किया वो 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक था। प्यारे बच्चों, जो बिंबिसार था इसने शादी की नीति के तहत साम्राज्य को बढ़ाया। जो पहले के राजा हुआ करते थे प्यारे बच्चों, उनका काम था अपने राज्य को विस्तार करना अपने। तो जो बिंबिसार था उसने शादी की नीति को अपना करके और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसने सोचा कि हम अगर शादी कर लेंगे तो जो हमें दहेज में जो मिलेगा क्षेत्र वो हम अपने राज्य में उसको मिला लेंगे। तो इस प्रकार से इसने शादी की नीति को अपना करके और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने 3 शादियां की प्यारे बच्चों। कितनी शादियां की थी? बिंबिसार ने 3 शादियां की। इनकी 3 पत्नी थी और पहले जो पत्नी थी उनका नाम था महाकौशला। क्या था प्यारे बच्चों? महाकौशला, जो कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। इनके भाई ने प्रसन्नजीत ने काशी महाजनपद को दहेज में दे दिया था। जो बिंबिसार के जो पहली पत्नी थी महाकौशला, ये कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। तो जब इनका शादी जो बिंबिसार से हो गया तो इनके जो भाई थे महाकौशला के प्रसन्नजीत, उन्होंने अपनी बहन को दहेज में काशी महाजनपद को दे दिया। अब दूसरी पत्नी थी चेलना। ये लिच्छवी की थी, यानी वैशाली महाजनपद की राजकुमारी थी, जिसको बहुत सारा गांव दहेज में मिला था। तीसरी पत्नी क्षेमा, जो पंजाब के मद्र वंश की राजकुमारी थी, यहाँ से भी इसे कई जगह से दहेज में मिला। तो इस प्रकार से बिंबिसार ने शादी की नीति को अपना करके और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो राजगिरी को बनाया, जो वर्तमान में अभी राजगीर है। तो उसको बिंबिसार ने अपने मगध का राजधानी बनाया था। इसने अपनी पत्नी चेलना और पुत्र, इसका एक प्यारे बच्चों पुत्र था अजातशत्रु। इसके पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु को अंग पर आक्रमण करने के लिए भेजा और अंग को अजातशत्रु ने जीत लिया और अजातशत्रु अंग का क्या बन गया? तो गवर्नर बन गया। और गवर्नर बनने के बाद इसको मगध की गद्दी पर बैठने का मन हुआ, शौक हुआ कि हम अपने पिता की गद्दी पर बैठें। तो इसीलिए इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इसीलिए इसे पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है। तो पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो अजातशत्रु को जाना जाता है। इसने अपने पिता की हत्या करके और मगध का राजा बना था, इसीलिए इसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु ने फूट डालकर शासन करो की नीति को अपना करके और इसने शासन किया था। तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि फूट डालकर शासन करो की नीति कौन अपनाया था? तो अजातशत्रु ने अपनाया था। एक जीवक नामक राजवैद्य था जो बिंबिसार के शासन काल में था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जीवक राजवैद्य जो है वो किससे संबंधित है? तो हर्यक वंश के बिंबिसार से संबंधित है। तो अब क्या होता है कि अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर देता है बिंबिसार का। तो अब अगला जो राजा बनता है वो अजातशत्रु बनता है और इसका जो शासन काल है वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच है। प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो शासन काल है ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर आप तो ये बता दिए और हमने तो ये देखा है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सभी किताब में सभी प्रकार का दिया हुआ रहता है। तो इसमें ज़्यादा मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब अजातशत्रु राजा बन जाता है तो इसने मामा प्रसेनजीत पर ही आक्रमण करके और कौशल महाजनपद को जीत लेता है। और ये जो अजातशत्रु था
ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाला था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजातशत्रु कौन धर्म के मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म के मानने वाला था। और इसी के लिए प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन राजगीर में कौन करवाया था, तो अजातशत्रु ने ही करवाया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, बौद्ध संगीति का मतलब होता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गया था तो बुद्ध के जो अनुयायी थे, बुद्ध के जो मानने वाले थे, उनमें फूट पड़ गया था। उन्हीं को एक करने के लिए समय समय पर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे बौद्ध संगीति कहा गया है। तो बौद्ध संगीति का आयोजन जो है प्रथम बार वो राजगीर में किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयीन, उसके द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई थी। तो उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर देता है। अब अगला जो राजा बनता है वो उदयीन बनता है। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक ये मगध पर शासन करता है। और ये जो है सोन गंगा और एक और है पुनपुन, सोन गंगा और पुनपुन नदी पर ये राजगीर को राजधानी बदल करके पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। तो प्यारे बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों, तो उदयीन ने की। उदयीन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि उदयीन जैन धर्म का मानने वाला था और सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार इसी ने किया। अब जो अगला राजा बनता है उदयीन के बाद, वो राजा बनता है मगध का अनिरुद्ध। उसके बाद मंदा राजा बनता है। उसके अंतिम जो शासक होता है हर्यक वंश का, जो अंतिम शासक होता है वो होता है नागदशक। इसे 413 ईसा पूर्व में मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की नींव रखी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, हर्यक वंश का जो अंतिम राजा होता है नागदशक, उसको शिशुनाग ने हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो हर्यक वंश होता है वो समाप्त हो जाता है। और यहाँ से जो मगध पर जो शासन आता है करने वाला, वो आता है शिशुनाग वंश, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मगध पर जो दूसरा शासन करने वाला वंश था वो शिशुनाग वंश था। तो अब हमें शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ना है। शिशुनाग वंश 413 ईसा पूर्व में राजा बनना और राजधानी जो है पाटलिपुत्र, जो उदयीन जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को राजधानी बदल करके और राजधानी किसको बनाता है, वैशाली को राजधानी बनाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र को परिवर्तित कर वैशाली राजधानी किसने बनाया था, तो शिशुनाग ने बनाया था। इसने मगध और अवंती के बीच चल रहे 100 वर्षों को युद्ध को समाप्त भी कर दिया था। और अब जो अगला राजा होता है वो कालाशोक होता है, जिसका नाम है काकवर्ण। इसने बौद्ध धर्म के दूसरी सभा का, यानी दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था प्यारे बच्चों, तो कालाशोक ने करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो वैशाली में करवाया था। तो आपको याद रखना है कि जो पहला जो बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु ने करवाया था राजगीर में, और दूसरा जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक ने करवाया था वैशाली में। तो कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था, जिसमें 2 आपने पढ़ लिया, 2 मैं आपको आगे बताऊंगा। इस कालाशोक को महापद्मन ने हराया। महापद्मानंद ने नंद वंश की नींव रखी। अब महापद्मानंद ने कालाशोक को हरा करके और मगध पर तीसरे वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना करने वाले
का नाम क्या था? तो महापद्मानंद था। ये शूद्रों का पहला वंश था प्यारे बच्चों। यह ब्राह्मणों का सम्मान करता था और साम्राज्य को बढ़ाने का भी काम इसने किया और पहली बार हाथी का प्रयोग इसी ने किया था। इसका शासन 28 वर्षों तक चला। इसने संस्कृत व्याकरण पुस्तक का निर्माण करवाया और इसका जो अंतिम राजा होता है वो धनानंद होता है। नंद वंश का जो अंतिम शासक है प्यारे बच्चों वो कौन होता है? धनानंद होता है। ये धनानंद जो है वो बहुत अहंकारी राजा होता है। इसने चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो लेखक थे ये अर्थशास्त्र के। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ये अर्थशास्त्र के लेखक है। तो ये जो चाणक्य थे ये जब धनानंद को बताने गए कि सिकंदर का भारत में प्रवेश होने वाला है तो धनानंद ने धक्के मारकर चाणक्य को निकाल दिया। और तो फिर क्या किया कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को देखा और उसे ही राजा बनाने का संकल्प लिया। तो चलिए थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर जो था अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया और सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण करने वाला था वो डेरियस द्वितीय था, जो उसने भारत पर आक्रमण किया लेकिन उसमें असफल रहा। सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का राजकुमार था। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम है अरस्तु, जो जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। जब अरस्तु ने सिकंदर से पूछा कि तुम्हारा क्या इच्छा है, क्या लक्ष्य है, तो सिकंदर ने कहा कि मुझे विश्व विजेता बनने का लक्ष्य था। सिकंदर ने ये कहा कि मुझे विश्व विजेता बनने का लक्ष्य है। तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान जो है वो 326 ईसा पूर्व में किया था। फिर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का एक सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर का सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व से भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु जो है 330 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हो जाता है प्यारे बच्चों। ये सिकंदर था, विश्व विजेता ये बनना चाहता था। देश के आधे से अधिक हिस्सों को ये जीत चुका था लेकिन भारत में आकर के ये हार गया और इसकी मृत्यु बेबीलोन के रास्ते में हो गया। तो अब क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो चाणक्य होते हैं वो चाणक्य को जब धक्का देकर धनानंद ने जब बाहर निकाल दिया तो चाणक्य ने सोचा कि ये राजा जो है मगध साम्राज्य पर बैठने लायक नहीं है, तो इसे हटाकर कोई मगध साम्राज्य के जो योग्य राजा है उसको बैठाना चाहिए। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और इसे राजा बनाने के लिए उसे प्रशिक्षित किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को परास्त कर दिया, हरा दिया और मौर्य वंश का स्थापना किया। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य वंश का शासन रहा था प्यारे बच्चों। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के जो स्थापना करने वाले हैं उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसने 321 या 22 में इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जो पश्चिम अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होता है, मौर्य वंश के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी एक राजदूत था जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। जो सेल्यूकस निकेटर था उसी के एक राजदूत था। राजदूत का मतलब होता है मैसेंजर, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग राजदूत कहते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका एक राजदूत था मेगास्थनीज, उसी के द्वारा लिखित जो पुस्तिका है इंडिका पुस्तक है, उसी में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो मेगास्थनीज है। उसके बाद हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलता है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। तो अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद जैन ग्रंथ एवं बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके अलावा अशोक के द्वारा लिखाए गए जो स्तंभ है उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक थे वो उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 340 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व में बिहार में पटना में हुआ था। यह भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। यह यूनानी शासक द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। यह जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर उसको हरा दिया और यह सेल्यूकस निकेटर से संधि कर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे प्यारे बच्चों। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला मैसूर में हो गया था प्यारे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला राजा बनता है वो बिंदुसार राजा बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनता है वो बिंदुसार बनता है। बिंदुसार को अमित्रघात के भी नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमित्रघात के किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। उसके बाद बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। तो अब मौर्य साम्राज्य का जो अगला राजा बनता है वो अशोक बनता है। और ये अशोक जो है प्यारे बच्चों ये प्रियदर्शी राजा था। और मौर्य साम्राज्य का जो सबसे प्रिय जो शासक था वो कौन था, अशोक। इसीलिए इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा अशोक के बारे में पढ़ना है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अशोक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अशोक से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वही हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी मैं दूंगा प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ करके उसको याद रखना है प्यारे बच्चों, ताकि आपको सब्जेक्टिव पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बिंदुसार के मृत्यु के बाद अब उसका जो बेटा अशोक होता है वो शासक बनता है। अशोक को महान शासक कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि महान शासक किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो अशोक को माना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कलिंग। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था प्यारे बच्चों। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया, तो 261 ईसा पूर्व में किया। और कलिंग युद्ध में क्या हुआ प्यारे बच्चों कि इस युद्ध में इतने लाशें गिरी, इतने लोग मारे गए कि इस कलिंग युद्ध में खून को देख करके और अशोक का जो दिल है वो द्रवित हो गया और इसने कसम खा लिया कि अब मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध के नाम से अशोक को नफरत हो गया था और इसने कभी न शस्त्र उठाने का प्रतिज्ञा ले लिया और ये बौद्ध धर्म
के अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म का मानने लगा और बौद्ध धर्म के मानने के बाद इसने एक धम्म चलाया। धम्म क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। धम्म की शुरुआत किया और इस प्रकार से धीरे धीरे जो मौर्य साम्राज्य था वो अशोक के बाद कमजोर होता चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का प्यारे बच्चों पतन हो गया। अशोक धम्म नाम का एक धर्म अशोक ने चलाया। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि धम्म किसने चलाया, तो अशोक ने चलाया। धम्म एक प्रकार का प्यारे बच्चों धर्म है। अशोक के 14 शिलालेख, 6 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख हैं, जिसमें 13वें शिलालेख में, किस शिलालेख में प्यारे बच्चों, तो 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो प्यारे बच्चों अशोक किस धर्म का मानने वाला था, बौद्ध धर्म का मानने वाला था। चलिए अब थोड़ा कलिंग युद्ध के बारे में देख लेते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया। इसके बाद अशोक के साम्राज्य में नेपाल, संपूर्ण उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान सम्मिलित हो गए। कलिंग युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध में 1.5 लाख बंदी बनाए गए एवं लाखों लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ले ली। तो प्यारे बच्चों आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध पर प्रकाश डालें, तो आपको ये लिखना होगा। और कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा, तो प्यारे बच्चों कलिंग युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, लाखों लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देख करके जो अशोक का हृदय है वो द्रवित हो गया और उसने कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ले ली, तो और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव पड़ा प्यारे बच्चों। अब अशोक के धम्म की क्या विशेषता थी, तो अशोक धम्म जो है वो अशोक के द्वारा चलाया गया था और ये नैतिक जीवन व्यतीत करने के बारे में हमें बताता है कि दूसरों का सम्मान करना चाहिए, जीव जंतु को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, सबके प्रति दयालु बनना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो ये सब हमें धम्म में अशोक बताते हैं। अशोक के अनुसार 5 दुर्गुण भी है, उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या। तो ये 5 अशोक के अनुसार दुर्गुण भी है, जो प्यारे बच्चों आप में भी नहीं होनी चाहिए और लोगों में भी ये 5 चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे उनका क्या महत्व है, तो अशोक के 40 से अधिक अभिलेख हैं जो भारत के कोने कोने में हैं। इन अभिलेखों का बड़ा महत्व है, इसके निम्नलिखित जानकारी मिलती है। तो अशोक के अभिलेख से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है, इसीलिए अशोक का धम्म महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या क्या जानकारी मिलती है वो देखते हैं कि अशोक के अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक के मित्र बर्मा में, श्रीलंका में भी उसका अच्छा संबंध था। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत काम किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तन मन धन से काम किया और बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म भी बना दिया अशोक ने प्यारे बच्चों। अब हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी देखना है कि मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था कैसा था। तो मौर्य प्रशासन उच्च कोटि का था, वहां राजा सर्वोपरि हुआ करता था और अपराधी के लिए कठोर दंड देने का भी प्रावधान था। प्रशासन था वो 4 भागों में बटा हुआ था, केंद्रीय शासन, नगरीय शासन, ग्राम शासन और प्रांतीय शासन। तो ये मौर्य साम्राज्य का शासन व्यवस्था था जो 4 भागों में बांटा गया था। तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दें। अब मौर्य काल में कला एवं स्थापत्य का क्या स्थिति था प्यारे बच्चों, तो स्तंभ, याक्षनी की मूर्ति, सांची का स्तूप आदि। तो मौर्य काल में कला एवं स्थापत्य का भी बहुत सारा विकास हुआ था।
इसमें स्तंभ देखने को मिलता है, याक्षनी की मूर्ति, सांची का स्तूप, ये सब कला का एक प्रकार का नमूना देखने को मिलता है। तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मौर्य काल के कला एवं स्थापत्य के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पर आपको मैं अच्छे से भी बता दूंगा। अब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वो बृहद्रथ होता है, जिसकी हत्या उसके सेनापति ही पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया। शुंग और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का प्यारे बच्चों वो पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो जाता है, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश की नींव रखा जो वो था पुष्यमित्र शुंग। यह ब्राह्मण धर्म को पुनः जीवित किया। शुंग वंश ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध ऐसा यज्ञ होता था जिसमें घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां तक जाता था वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था प्यारे बच्चों। इसकी हत्या 73 बीसी में वायुदेव सेनापति ने की। मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूति होता है, उसका जो हत्या है उसी के सेनापति वायुदेव कर देता है और मगध पर कण्व वंश की स्थापना करता है। कण्व वंश का अंतिम राजा जो है वो सुशर्मा होता है, जिसको सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर देता है और सुशर्मा द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें मगध साम्राज्य के जो अंतिम वंश है सातवाहन वंश, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसकी जो स्थापना करने वाले हैं सातवाहन वंश का, वो है सिमुक। इसने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना मगध पर करता है। इसमें प्रमुख शासक जो है वो सिमुक होता है, सातकर्णी होता है, गौतमी पुत्र, ये सब सातवाहन वंश के प्रमुख शासक होते हैं। सातवाहनों में शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन कराया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले इसी के शासनकाल में हुआ। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है वो सबसे पहले किस वंश में हुआ? तो सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा सबसे पहले शुरू हुआ। और सीमांती व्यवस्था यानी कि राजा के अंदर जो राजा होता है उसका भी व्यवस्था जो है वो सातवाहनों ने शुरू किया था। और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत एवं लिपि जो था वो ब्राह्मणी लिपि था। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से मगध पर 7 राजवंशों ने राज किया और इनसे जुड़ी हुई जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने आपको बताया। अब भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में अब हमें पढ़ना है, जिसमें से पहला है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसस थे। कौन थे? कुजुल कडफिसस। इसमें जो कुषाण वंश में जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था कनिष्क, और कनिष्क ने ही सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के यानी कि सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क के शासनकाल में प्रथम बार सोने के सिक्के जारी हुए थे। और ये जो कुषाण वंश का जो क्षेत्र था वो रूस, ईरान, अफगानिस्तान तथा भारत के बनारस तक ये फैला हुआ था। इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की, यानी कि एक प्रकार का कैलेंडर है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग शक संवत कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुआ था वो 78 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक संवत कब जारी किया गया? तो 78 ईस्वी में जारी किया गया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
इनको सिक्कों पर बुद्धा का अनुकरण यानी बुद्धा का चित्र था, इसीलिए ये माना जाता है कि कनिष्क भी बौद्ध धर्म का मानने वाला था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी कनिष्क के शासन काल में कुंलवन काश्मीर में हुआ था और इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान में। किसमें? हीनयान और महायान में बट गया था प्यारे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म जो है वो बट गया था। तो पहला जो बौद्ध संगीति था प्यारे बच्चों वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वो कालाशोक के शासन काल में हुआ और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के शासन काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में प्यारे बच्चों। और जो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो कुंलवन काश्मीर में हुआ कनिष्क के शासन काल में। तो ये आपको चारों याद रखना है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई और अंतिम शासक जो था वो इस वंश का कौन था? तो वासुदेव था। अब कुषाणों का क्या योगदान था प्यारे बच्चों? तो इसने भवन निर्माण सिखाया, लंबा कोट पहनना, पगड़ी आदि के बारे में इसने बताया कि सुर्खी और चूना तथा टाइल से किस प्रकार भवन का निर्माण किया जाता है, चूड़ीदार पैजामा, कुर्ती, कुर्ता, लंबा कोट, पगड़ी आदि किस प्रकार से पहना और बनाया जाता है। तो ये सब कुषाणों का योगदान था। अब जो आता है प्यारे बच्चों वो गुप्त काल आता है। तो गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम जिस प्रकार से मगध साम्राज्य पर 7 राजवंशों ने राज किया उसको देखें, उसी प्रकार से गुप्त काल में भी कितने राजाओं ने राज किया इसके बारे में अब हम अच्छे से जानेंगे। तो गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे प्यारे बच्चों वो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, कुमारगुप्त, उसके बाद है स्कंदगुप्त। तो इतना पढ़ने के बाद ये गुप्त काल खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारा ये नोट्स का क्लास भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसके अगले वीडियो में इससे संबंधित मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और फिर उसके अगले वीडियो में सब्जेक्टिव करवाऊंगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गुप्त काल के जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमें किस किस से मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम से, मुद्रा राक्षस से, कामसूत्र से, कालिदास की रचना से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और हरिसेन के द्वारा लिखित जो प्रयाग प्रशस्ति है, एरन अभिलेख है, ताम्रपत्र है, मुहरों पर लेख है, इनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा सिक्के में आर्थिक कला, विदेशी व्यापार के बारे में हमें सिक्के से जानकारी मिलती है। उसके बाद फाहियान हो गया, वेनसांग हो गया, इसके यात्रा विवरण से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो चलिए अब एक एक करके गुप्त काल के शासकों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश के संस्थापक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में ये वर्णन है। उसके बाद गुप्त वंश का जो अगला शासक होता है वो घटोत्कच। घटोत्कच को महाराजा की उपाधि धारण किया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराजा की उपाधि किसने हासिल किया? तो घटोत्कच ने। उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। जिस प्रकार से शक संवत कनिष्क ने चलाया उसी प्रकार से 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की। तो प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा
कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने हासिल की, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल की और ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उसके बाद अगला जो शासक है वो है समुद्रगुप्त। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। आर्यावर्त के 9 राजाओं को इसने हराया और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया। इस अवसर पर इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने हासिल किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। इसने किसको हराया था, तो शकों को हराया था। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएगा कि शक एक प्रकार का कबीला था, तो शकों को किसने हराया था प्यारे बच्चों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था और इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की और इसी ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब कि 9 ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके अपना अपना एक खासियत हुआ करता था। ये 9 रत्न किसके राज दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया था। तो प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चीनी यात्री फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसी ने करवाया और हुनों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय ही हुआ, जिसे हराने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा था। तो अब है स्कंदगुप्त। तो ये इसने हुनों को हराया और सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार करवाया। ऐसे तो अपने खर्चे से सुदर्शन झील का जो है वो मरम्मत करवाया था प्यारे बच्चों, उसका नाम है रुद्र दमन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था, तो रुद्र दमन ने करवाया था प्यारे बच्चों। विष्णुगुप्त ये गुप्त काल का अंतिम शासक था। तो प्यारे बच्चों आज वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद प्यारे बच्चों अगला वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। उसके अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित सब्जेक्टिव करवाऊंगा ताकि इतिहास का चैप्टर वाइज आपकी तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।